अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी बच्चों, 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। उससे पहले हम थ्योरी एज़ यूजुअल पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, इसलिए मैंने इसके ना दो पार्ट्स बनाए हैं, दो इसको हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक इनको मुकम्मल तौर पर डीपली समझ लेंगे। एक्सप्लेन भी इसको अच्छी तरह से मैं कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, हमारे पास है ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट के ऊपर ऑपरेशन। वैसे हमने पढ़ा था ना कि हम आम नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन कौन से करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह करते होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर जो भी हमने काम करना होता था वो कौन से ऑपरेशन होते थे, जमा माइनस उनको करते थे ना, आम नंबर्स को। तो अब हमारे पास सेट हैं, तो इनके ऊपर कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, तो इन पर हम यूनियन इंटरसेक्शन वाले ये ऑपरेशन यूज़ करते होते हैं। ठीक है, इनमें जमा माइनस वाला सीन नहीं होता। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ ऑपरेशन हैं, उनको हम देख लेते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट, ये ऑलरेडी हमने तमाम चीज़ें पढ़ ली हैं, इसको मैंने दोबारा लिख दिया है ताकि अगर डेफिनीशन में आ जाए तो आप ये इस अटैम्प्ट ईज़िली कर सकें। उसके अलावा समझ-बूझ के लिए भी मैंने इनको दोबारा लिख दिया है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा जी, यूनियन ऑफ टू सेट, इसको ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी, यू लिख देते हैं ना तो वो यूनियन बन जाता है। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, वो कहता है अगर दो हमारे पास सेट हैं ए और बी, तो उनका यूनियन क्या होगा, इज़ द सेट, वो ऐसा सेट होगा ऑफ ऑल एलिमेंट, जिसमें तमाम एलिमेंट होंगे। कौन से एलिमेंट, विच बिलोंग टू ए और बी, जो भी एलिमेंट चाहे वो ए से बिलोंग करते हों या बी से बिलोंग करते हैं, उन तमाम का अगर हम एक अलहदा सेट बना दें, ठीक है, जिसमें तमाम ए और बी वाले एलिमेंट मौजूद हों, तो उसको हम कहते हैं कि वो यूनियन का सेट है। ठीक है, या ए और बी का यूनियन हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सिंबॉलिकली, सिंबल की शक्ल में, ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, ताकि जितने भी हमारे पास एक नया सेट बनेगा उसमें एक्स यानी जो नंबर होंगे तमाम के तमाम ए से बिलोंग करते हों, आर, ये आर की अलामत है, ठीक है, आर वो बी से बिलोंग करते हों। ठीक है, दोनों के बिलोंग होने चाहिए। अच्छा जी, मिसाल से हम समझ लेते हैं। 1 2 3 एक हमारे पास सेट है और बी है दूसरा सेट, 2 3 4 5। तो इनका यूनियन में हम कैसे लिखेंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं ए सेट वाले और बी वाले, उन तमाम का हम एक अलहदा सेट बना दें। ए यूनियन बी बराबर है, तरतीब से हम लिखते होते हैं। 1 लिखते हैं स्टार्ट पे, ठीक है, एक कंटिन्यूस पैटर्न में चलेंगे, और उसके बाद 2 3, दैन हमारे पास ये 2 3 ऑलरेडी इधर लिखे हुए हैं, तो दोबारा इनको ना लिखें। ठीक है, 2 मरतबा आए ना तो इनको लिखना नहीं है 2 दफ़ा, बस एक ही दफ़ा काफ़ी है इनके लिए। उसके बाद है 3 के बाद 4 इधर पड़ा है, इसको लिख दें, 5 भी पड़ा है तो इसको भी लिख दें। ये देखें, ए वाले जितने भी एलिमेंट थे उधर पड़े हैं, और उसी तरह बी वाले जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे इधर पड़े हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास आ गया ए और बी का यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है सबका इकट्ठ, तमाम जितने भी मेंबर्स हों ना, जितने भी हमारे पास मेंबर हैं ए और बी एलिमेंट सेट के, उन तमाम को हम इकट्ठे लिख दें, यूनाइट कर दें। अच्छा जी, उसके बाद है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन में होता है एक जैसे को लिखना होता है। ठीक है, अब देख लें, मैं इनको पहले ही मिसाल से समझा देता हूँ। 1 2 3 है और इधर है 2 3 4 5। इनमें देख लें कौन कौन से एक जैसे हैं। 1 उधर पड़ा है, नहीं है। 2 हाँ पड़ा है, 3 भी उधर पड़ा है, तो 2 और 3 एक जैसे हैं ना, जो दोनों सेट में मौजूद हैं, तो उनको हम लिख देंगे और इस तरह उनका इंटरसेक्शन आ जाएगी। तारीफ आप देख लें, intersection of two set A and B is a set of all element which belong to both A and B। ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी से जो जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो दोनों से बिलोंग करते हैं। ऐसा ना हो कि तमाम के तमाम आप लिख दें, अगर तमाम के तमाम लिखने हो तो वो हम यूनियन में लिखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो एक जैसे एलिमेंट हों ए और बी दोनों में, उनको लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास है थर्ड, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब होता है मिले हुए, डिसजॉइंट जो अलहदा हों। ठीक है, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ एम्प्टी सेट, वो कहता है अगर दो हमारे पास सेट हैं ए और बी, और अगर उनका हम इंटरसेक्शन ले लें
जिसकी वजह से हमारे पास जवाब आ जाए खाली सेट। ठीक है, एम्प्टी वो खाली सेट की है होता है ना। देन सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट, तब हम ए और बी को क्या बोलेंगे, वो डिसजॉइंट हैं। ठीक है, कि उनमें कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है, एक जैसी ही नहीं है। जब दोनों में एक जैसी चीज़ नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। मिसाल मैंने इधर लिख दी है, अब देख लें दोनों ए और बी में कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो हमारे पास जवाब में रिज़ल्ट में क्या आना है, उनका इंटरसेक्शन खाली सेट आना है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे फिर, डिसजॉइंट सेट लिखेंगे अगर उनका इंटरसेक्शन आ जाए खाली सेट। अच्छा जी, ये इंटरसेक्शन की अलामत होती है। ठीक है, उसके बाद है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग में क्या होता है, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ नॉन एम्प्टी सेट। वो कहते हैं अगर दो सेट का हम इंटरसेक्शन ले लें और वो खाली सेट ना आए, बट नाइदर इज़ अ सबसेट। एक तो उसने उसकी शर्त यह है कि खाली सेट नहीं आना चाहिए, जिस तरह ऊपर खाली सेट आ गया था ना, वो कहता है उस तरह का ना आए। लेकिन आगे एक मज़ीद शर्त ऐड कर देता है, नाइदर इज़ अ सबसेट, ना ही वो सबसेट हो ऑफ द अदर, दूसरे का। एक शर्त क्या कही है कि दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लें तो क्या आना चाहिए, खाली सेट ना ही आना चाहिए। उसके बाद दूसरी शर्त क्या बोलता है कि वो एक दूसरे के सबसेट ना हों। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए, तब उनको ओवरलैपिंग कहेंगे। मिसाल के तौर पर है 1 2 3 4 और इधर है 3 4 5 6 7। अब देख लें इसमें क्या अगर इनका इंटरसेक्शन ले तो वो खाली सेट आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 3 इधर पड़ा है और 4 भी पड़ा है। तो इनका अगर हम ले लें इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ये 3 और 4 का हमारे पास सेट आ जाएगा। उसके बाद दूसरी उसकी शर्त देख लेते हैं, उसने कहा था ना वो सबसेट नहीं होने चाहिए एक दूसरे के। सबसेट क्या होता है कि ए वाले जितने भी मेंबर हैं वो बी में मौजूद हों, तमाम के तमाम अगर इसमें मौजूद हों तो तभी ए को हम सबसेट बोलते हैं, वरना नहीं। अब देख लें 1 और 2 इसमें नहीं है तो इसको सबसेट नहीं कह सकते। उसी तरह बी को देख लें, बी के तमाम एलिमेंट क्या उसमें मौजूद हैं, नहीं है, तो बी को भी सबसेट नहीं बोल सकते। अगर इस तरह की कंडीशन हो देन ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट, तभी हम इनको ओवरलैपिंग सेट बोल सकते हैं। अच्छा जी, इससे आगे है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। किसी भी हमारे पास दो सेट का डिफरेंस, उसको लिखते हैं ए माइनस बी। इसमें क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, हमारे पास अगर दो सेट हैं उनका डिफरेंस, हमारे पास दो कौन से सेट हैं, ए और बी, कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या होता है, ऑल द एलिमेंट, तमाम एलिमेंट तमाम मेंबर दैट बिलोंग टू ए, जो तमाम के तमाम किस से बिलोंग करते हों, ए से, बट डू नॉट बिलोंग टू ए, लेकिन सॉरी डू नॉट बिलोंग टू बी, मगर वो बी से बिलोंग ना करते हों। पहले इसको हम मिसाल से समझ लेते हैं, फिर तारीख की तरफ वापस आ जाएंगे। हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4 5 और बी है 4 5 6 7 8। हम ए माइनस बी लेंगे। ठीक है, डिफरेंसेस में लेना होता है। इसमें सीन इस तरह का कुछ होता है कि जितने भी एलिमेंट हो ना, हमारे पास इधर ए पहले नंबर पर है, ठीक, और बी माइनस के बाद है। तो आपने क्या देखना होता है, जितने भी ए वाले होंगे ना मेंबर, उनको देखना है कि क्या वो बी में पड़े हैं। अगर वो बी में मौजूद हों तो उनको आप जवाब में नहीं लिखेंगे। मिसाल के तौर पर 1 देख लें, इधर ए सेट में क्या बी सेट में मौजूद है, नहीं है, तो इसको लिख लें। 2 भी बी में नहीं है तो उसको भी लिख लें। 3 भी बी सेट में नहीं है, उसको भी लिख लें। 4 पड़ा है, जब 4 पड़ा है तो इसको नहीं लिखेंगे। या माइनस हो रहे हैं इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। 5 भी इधर पड़ा है तो 5 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि 5 माइनस 5 ख़त्म हो जाता है ना। तो इस तरह भी आप हिंट के तौर पर ये इसको याद रख सकते हैं, ये 5 भी इधर नहीं आएगा जवाब में। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये तो जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट बी में नहीं थे उनको हमने लिख लिया। लेकिन बी की देखें ना, ये 6 7 8, इन सेट को हमने इधर नहीं लिखा। तो यही होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट, कि अगर ए में जितने भी एलिमेंट या मेंबर हों वो बी के अंदर मौजूद ही नहीं है, तब हम उसको जवाब में लिखेंगे। लेकिन बी वालों को आपने नहीं लिखना, ये शर्त होती है। बी वाले ऐसा ना हो कि ये 6 7 8 भी इधर लिख दे आप, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर बी को हम स्टार्ट पे लिख दें और ए को बाद में लिखें माइनस के बाद, अब हमने क्या देखना होता है, जो भी बी में एलिमेंट जितने भी हैं अगर वो बी ए सेट में नहीं है मौजूद, बी वाले एलिमेंट जो भी ए के अंदर मौजूद नहीं होंगे जस्ट उन्हीं को लिखेंगे। ठीक है, ये 6 7 8 इसमें नहीं पड़े ना, उनको लिख दिए। 4 और 5 इधर पड़े थे इसलिए उसको मेंशन नहीं किया।
उसके अलावा ये 1 2 3 अब इसमें हमने नहीं लिखा क्योंकि बी स्टार्ट पे था ना, हमने जस्ट बी वालों को देखना था कि क्या वहाँ पर वो एलिमेंट मौजूद हैं। अगर होते तो नहीं लिखते, ठीक है, जो मौजूद नहीं है इनको हम मेंशन कर देंगे। एक चीज़ तो जहाँ से ये क्लियर हो गई कि ए माइनस बी और बी माइनस ए एक दूसरे के बराबर नहीं होते क्योंकि इनके जवाब सेम नहीं आया। अब तारीफ़ की तरफ आ जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। द डिफरेंस बिटवीन टू सेट ए एंड बी, अगर हम दो सेट का डिफरेंस लें तो उसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, उसमें तमाम के तमाम एलिमेंट होते हैं दैट बिलोंग टू ए, जो ए से बिलोंग करते हों बट डू नॉट बिलोंग टू बी, लेकिन बी से बिलोंग ना करते हों। इस तरह ये 1 2 3 ए से बिलोंग कर रहे हैं ना, लेकिन ये 1 2 3 बी से तो बिलोंग नहीं करते। तो वो हो गई ना हमारे पास क्लियरिफिकेशन कि बी से बिलोंग ना करते हों मगर ए से करते हों। सही है। अगर यहीं पर हम बी माइनस ए लिखते तो यहाँ पर ए की जगह बी लिख देते और बी की जगह ए, वो भी ठीक था। ठीक है, ये सम वैल्यू के आप देख लें, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना। कॉम्प्लीमेंट के लिए हम ए के ऊपर डैश लगा देते हैं प्राइम, या ए के ऊपर सी लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, किसी भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट यू, हम उसको यूनिवर्सल सेट यू से रिलेट कर रहे हैं। इज द सेट, ये ऐसा सेट होता है ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू, यू के तमाम एलिमेंट का। ठीक है, यू के एलिमेंट का सेट होता है। यू के कौन से वाले एलिमेंट, विच डू नॉट बिलोंग टू ए, जो ए से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होंगे, ठीक, उनके अलावा यू वाले तमाम एलिमेंट का सेट क्या कहलाएगा, उस ए का कॉम्प्लीमेंट। मिसाल के तौर पर यू है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर हैं, और ए सेट है हमारे पास 8 वाला 1 3 5 7 9। तो अब हमने क्या करना है, एक कॉम्प्लीमेंट में यू से माइनस कर लेना है ए को। ठीक है, जिस नंबर पर भी कॉम्प्लीमेंट होगा, जिस सेट पर भी, तो उसके नीचे ये कॉम्प्लीमेंट है ना, इसके नीचे वाली जो चीज़ लिखी हुई है इसको आपने यू से माइनस करा लेना है, आपका जवाब सही आएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट था तो यू से ए को माइनस करा लेना है। हमने पहले यू का सेट लिखा, दरम्यान में माइनस, फिर ए का सेट लिख दिया। अब यहाँ से हमने क्या देखना होता है कि जितने भी एलिमेंट हों, माइनस वो भी हमने पढ़ा था ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट, तो क्या करना होता है, देखना है कि क्या 1 उधर पड़ा है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखेंगे इसको। 2 2 नहीं है उधर, इसको लिख दिया। उसी तरह ये 4 4 भी इधर नहीं होगा क्योंकि ये तो आड है ना, आड नंबर्स हैं। तो आड के अलावा जितने भी इधर इवन नंबर हैं उनका हम अलग सेट बना देते हैं, तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखें ना, यू के तमाम मेंबर्स हमने लिख दिए हैं इधर ए के कॉम्प्लीमेंट में। कौन से हमने नहीं लिखे यू वाले नंबर या यू वाले एलिमेंट जो ए के अंदर मौजूद थे, तो वही उसने तारीफ में बताया था कि एक यू के आपने तमाम एलिमेंट लिखने हैं मगर विच डू नॉट बिलोंग टू ए, वो नहीं लिखने जो ए से बिलोंग कर रहे हों। जिस तरह ये आठ वाले ए से बिलोंग कर रहे थे ना, ए सेट से, तो हमने जवाब में उनको नहीं लिखा। ठीक है जी, आगे है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ या इनको ला भी बोलते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन के। ये हमारे एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं, तो आपने इनको थोड़ा मेमोराइज़ कर लेना है, ये स्पेशली ये वाले दो। ठीक है, और उसके बाद हाँ ये वाले लास्ट जो हैं दो पढ़े हैं, डी मॉर्गन लॉ, ये आपकी 8th क्लास में भी था। एटलीस्ट ये आपको आने चाहिए, बाकियों की खैर है। अच्छा जी, ये होता है दो चीज़ों का जब हम भी ला लेते हैं या प्रॉपर्टी होते हैं ए और बी, जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो वो होता है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इधर यूनियन है तो आप यूनियन लिख देंगे। ठीक है, इधर इधर इंटरसेक्शन है ना, तो वही लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी की जगह आप ला भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस यही फ़र्क होता है कि पहले ए यूनियन बी है ना, उसके बाद इक्वल लगा दें, और बी को स्टार्ट पे लें, ए को उसके बाद लिख लें। इस तरह ये इंटरसेक्शन वाला भी। और ये थर्ड देख लें, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। अब इसमें क्या करा रहे हैं, पहले इन बी और सी का हम यूनियन लेंगे, उसका जो जवाब आएगा उसको हम ए के साथ यूनियन लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वहीं पर दूसरी साइड इसमें देख लें, पहले वो कहता है कि ए और बी का यूनियन लें, देन सी के साथ उसको सॉल्व करें। तो इसमें 3 कीमतें आ रही हैं, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सबका यूनियन ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर यूनियन। अगर यहीं पर इंटरसेक्शन लगा दें तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगी। ठीक है, ये एक जैसे हैं।
फिफ्थ देख लें ए यूनियन इन टू बी इंटरसेक्शन सी। वहाँ पर देख लें ना, यूनियन यूनियन था एक जैसे, यहाँ पर एक यूनियन है और उसके ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये आप ऐसे समझें कि ए यूनियन जो है इस बी के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, तो आ जाएगा ना ए यूनियन बी, क्योंकि ये ए यूनियन बी सारा इस बी के साथ लिखेंगे। और फिर ये इलामत लिख लें इधर, देन क्या करें, ए यूनियन बी के साथ हो गया था ना मल्टीप्लाई, तो अब सी के साथ करेंगे ए यूनियन सी, इस तरह हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन। यूनियन को हम डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं ना, इधर यूनियन है ना, यूनियन को हम डिस्ट्रीब्यूट किस में तकसीम करा रहे हैं या बांट रहे हैं, बी के साथ भी इसका शेयर कर दिया और सी के साथ भी इसको बांट दिया है, तो इसलिए बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, बांटना ऑफ यूनियन, यूनियन को ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के ऊपर, ये अंदर इंटरसेक्शन था ना, तो इसको हमने इसीलिए बाद में इंटरसेक्शन लिखा। वहीं पर अगर पहले इंटरसेक्शन आ जाए देन हम उसको क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। पहले इंटरसेक्शन है तो इधर भी पहले इंटरसेक्शन आएगा, फिर उसके बाद यूनियन है तो ओवर यूनियन लिख दें। इस तरह ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। सेवन्थ देख लें, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास डिमार्गन्स लॉ होता है, ये दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों डिमार्गन्स हैं। इनमें फ़र्क क्या है, अगर इधर यूनियन होगा, ठीक है, ए यूनियन बी लिखे ना, उसके ऊपर आप ब्रैकेट लगा लें, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट ले लें, किसके इक्वल होगा, ए का अपना कॉम्प्लीमेंट और बी का भी अपना कॉम्प्लीमेंट। बस फ़र्क क्या है, इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन लिखेंगे, उलट चलेंगे, यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन। नीचे वाले देख लें, बाकी सब कुछ सेम है, यूनियन वाली जगह पे उसने इंटरसेक्शन लिख दिया है और इधर इंटरसेक्शन था ना तो इधर यूनियन लिख दिया है। इस तरह ये आपके डिमार्गन्स लॉ हो गए। इनको आपने मेमोराइज़ कर लेना है और इनको भी ये आपके बार बार यूज़ होने हैं। ये तो खैर है, मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है, कॉपी पर बार बार लिखना है, आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास वेन डायग्राम। ये आपको काफ़ी कंफ्यूज करती रही होगी और शायद इस बार भी करे, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको अच्छे से समझा दूं। वेन डायग्राम जॉन वेन ने मुतारिफ़ कराई थी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, उसको इस तरह रेक्टेंगल की शक्ल में लिखते हैं, और जो भी सेट हम जिस पर काम कर रहे होंगे, ऑपरेशन कर रहे होंगे, उनको हम दायरे की सर्कल की शक्ल में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए सेट है, ठीक है, फिर यूनियन और ए के दरमियान जो भी रिलेशन हम शो कराएंगे ना, तो इस ए सेट को सर्कल वाला है इसको रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है कि जिसमें तमाम के तमाम सेट मौजूद हों। ठीक है, ए वाला भी इसके अंदर मौजूद होगा, अगर बी कोई और ले लें तो वह भी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल ऐसा सेट होता है जिसमें ए बी सी जितने भी एलिमेंट होंगे उन तमाम के तमाम मेंबर्स यू के भी मेंबर्स होंगे। अच्छा जी, आगे है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वैसे ये जो हम अब पढ़ने वाले हैं ना, ये वाला पेज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हमारे पास 7वें सवाल से स्टार्ट होंगे ये यूज़ होना, जिनको मैंने नेक्स्ट वीडियो में ऐड करना है। फिर भी मैं आपको ये थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम मुकम्मल फिर भी समझ लेंगे। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है या किस लिए इस्तेमाल होता है। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज टू फाइंड द कार्डिनैलिटी ऑफ 2 और 3 सेट। 2 या 3 सेट की कार्डिनैलिटी को फाइंड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी इज ऑफ अ सेट इज़ द साइज ऑफ दैट सेट। जिस सेट की कार्डिनैलिटी हम फाइंड कर रहे हैं वो असल में होती क्या है, उसी सेट का साइज़ होता है कि उस सेट में कितने नंबर्स हैं, कितने एलिमेंट हैं, उनकी तादाद को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी सेट की तादाद, उसके मेंबर्स की तादाद को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी। उसको लिखते कैसे हैं, एन इंटू उस जो भी सेट का नाम होगा तेरा लिख देंगे। इधर हमारे पास मैंने मिसाल में ए सेट लिया ना, तो इधर मैंने क्या लिखा, एन इंटू ए, कि ए सेट की हम तादाद बता रहे हैं या उसका साइज़ बता रहे हैं। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, इधर मैंने 4 लिख दिया। अगर यहाँ पर 5 एलिमेंट होते या 5 ऑब्जेक्ट होते, इधर मैं 5 लिख देता। सही है। हमारे पास ये प्रिंसिपल काम वहाँ पर आता है जब सेट 2 या 3 हो, तब हमारे लिए इस एक्सक्लूजन और इंक्लूजन प्रिंसिपल को लगाना लाजमी होता है, क्योंकि वैसे हमारे पास वो कन्फ्यूजन में आ जाता है, हम वैसे नहीं कर सकते डायरेक्ट। जिस तरह ये इस सिंगल सेट को हमने सॉल्व कर लिया, इधर तो हम गिन कर बता देते हैं ना कि कितना आएगा, लेकिन जब 2 या 3 सेट होंगे तो हम गिन कर नहीं बता सकते, वो इतना ईजी नहीं होता। उसके बाद है फॉर 2 सेट। अगर 2 सेट्स के लिए आपने बताना है कार्डिनैलिटी, तादाद बतानी है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट। तो कहता है ए और बी 2 सेट तो हैं लेकिन फाइनाइट हैं। फाइनाइट कौन से होते हैं,
जो महदूद होते हैं, जिनमें तादाद महदूद होती है, जिस तरह ये तादाद 4 तक थी ना, जो महदूद था, तो वो महदूद है। इनफाइनाइट कौन सा होता है? जिसमें हम अप टू सो ऑन यूज़ करते हैं, डॉट 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 लाइन लगा देते हैं, जिसका हमें नहीं आइडिया होता कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा, वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, ये उन पे ऊपर नहीं लगेगा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जस्ट उन पर लगेगा जो फाइनाइट होंगे। अच्छा जी, इसके लिए दो सेट के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, या आपने डायरेक्ट याद कर लेना है, एन इंटू ए यूनियन बी। कोई दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, उनकी तादाद अगर बतानी हो तो आप क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी। ठीक है, ए और बी का एन ऑफ ए मतलब उन दोनों की तादाद देखेंगे, माइनस उनमें से माइनस क्या कर लेंगे, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का जो इंटरसेक्शन है कि उनमें कितनी कॉमन चीज़ें हैं, एक जैसी हैं, उनके सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे इधर उसको माइनस करा लेंगे इन दोनों में से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये अलग अलग था ना, तो उनको प्लस में रखना है। जब इंटरसेक्शन में आ जाएंगे ए और बी तो उसके साथ हमने माइनस लगा देना है, बस ये इसका हिंट है कि इंटरसेक्शन आएगा तो माइनस। फार थ्री सेट क्या होगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल, ये भी फाइनाइट सेट हैं, ए बी और इधर सी आना था। ठीक है, तीन सेट हैं। देन उनको हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का एक साथ लिखेंगे, और उस फिर बारी बारी हमने एन ऑफ ए लिखना है जमा एन ऑफ बी। ठीक है, फिर जमा एन एन इंटू सी लिखना है। देन हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वालों की बारी है, आप माइनस लगा दें क्योंकि इंटरसेक्शन है, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन लिख लिया, फिर माइनस लगा लें ए और सी का इंटरसेक्शन। देन क्या करेंगे, माइनस लगाएं और इंटरसेक्शन एन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, दोनों दोनों पेयर पेयर में इसको लिखेंगे, पहले ए बी फिर ए सी फिर बी सी, आगे पीछे लिख लें, कोई नहीं इशू, खैर है। उसके बाद क्या करेंगे, अब जिस तरह यहाँ पर दो टर्म में थी ना, दो सेट थे ए और बी, ठीक है, उनका हमने लिखा था, तो इधर तीन है, तो आपने एक मज़ीद लिखना होगा जिसमें तीनों के तीनों इंटरसेक्शन की शक्ल में हों। ठीक है, ए बी सी यूनियन की बजाय हम लिखेंगे इंटरसेक्शन। जब ये तीन आ जाए ना सेट, तो उनके साथ आपने प्लस लगा देना है, बस ये लाजमी आपने याद रखना है। तीन होंगे इंटरसेक्शन में फिर प्लस आएगा, अगर इंटरसेक्शन में जस्ट दो सेट हों उनके साथ माइनस आएगा। ठीक है, जितने भी हमने इंटरसेक्शन में लिखे हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें दो दो सेट हैं तो उनके साथ माइनस, अगर तीन हो जाएंगे इंटरसेक्शन में फिर प्लस। ये आपने फार्मूला याद रख लेना है, ये भी याद रख लेना है, फिर इजीली हमारे पास वो सॉल्व हो जाएंगे। लो जी, एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। वो कहता है कंसिडर द यूनिवर्सल सेट। कहते हैं हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, एक्स साइज दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ टू। टू का मल्टीपल है जो एक्स उसके एलिमेंट हैं यू के, एंड वो आगे बताता है कि एक्स की कीमत क्या है, उसकी रेंज क्या है। वो कहता है ज़ीरो इज़ लेस देन एक्स, मतलब एक्स जो है ज़ीरो से बड़ा है, एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 30। वो क्या है, 30 के बराबर भी है और 30 से कम भी है। उसके बाद ए का सेट है हमारे पास, एक्स साइज दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। उसके बाद बी है एक्स साइज दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल है ये, 6 का मल्टीपल है जिसको पहाड़ा बोलते हैं उर्दू में हम। अच्छा जी, पहले पार्ट में वो पूछता है लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ये हमारे पास कौन सी था, ये सेट बिल्डर में गिवन था ना, वो कहते हैं इनको आप टेबुलर शक्ल में लेकर जाएं। मैंने यू को भी टेबुलर में कन्वर्ट कर दी है, फिर इजीली हमारे पास वो सॉल्व होंगे। अच्छा जी, हमारे पास है ना यू, किसका मल्टीपल था, दो का, दो वाले टेबल में जो आते हैं। ठीक है, 2 4 6 अप टू 130 तक, मतलब ये सारे के सारे जुफ्त हो गए हैं, 2 से लेकर 30 से। ज़ीरो इधर नहीं लिखना क्योंकि ज़ीरो शामिल नहीं है। ज़ीरो जो है वो एक्स से कम है, एक्स, या इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्स जो है ज़ीरो से बड़ा है, उसकी इक्वल तो नहीं है ना, तो इधर इसीलिए हमने ज़ीरो नहीं लिखा। 30 की इक्वल था तो 30 को हमने मेंशन किया है। अच्छा जी, उसके बाद है ए में क्या है, मल्टीपल ऑफ 6, कि 6 के जो मल्टीपल होंगे 6 12 18 24 30। इसको हमने 30 तक क्यों रखा है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है वो एक लिमिट लगा देता है दूसरे तमाम सेट पर। कैसे भला लिमिट लगाता है, हमने कहा था कि जितने भी ए बी जितने सी सेट होंगे उनके जो एलिमेंट होंगे वो तमाम के तमाम यू में पड़े होंगे। ठीक है, उनके लिए मतलब ये एक लिमिट का काम करता है कि हमने ए और बी को कहाँ तक रखना है, जहाँ तक यू के सेट के एलिमेंट हैं। ये 30 तक था ना, तो हम 6 को भी 30 या उससे कम रखेंगे। ऐसा ना हो कि 30 से आगे भी ये 36 वाला या उससे आगे भी लिख लें, वो गलत हो जाएगा।
क्योंकि यू अब क्या कर रहा है, उसके लिए एक लिमिट के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए हमने ये 6 12 से लेकर 30 तक गए हैं। बी उसी तरह बी को भी हमने 30 या 30 से कम रखना है। बी कौन सा था, मल्टीपल ऑफ 8 था ना, 8 की टेबल में 8 16 और 24, ठीक है। उससे आगे वाला कौन सा होता है 32, 32 30 से बड़ा हो जाता है तो उसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि यू ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी मौजूद हों, उसके तमाम एलिमेंट मौजूद हों। अगर ए हमारे पास, इसमें हम लिख देते 36 ए को, ठीक है, 36 अगर लिख देते तो क्या वो 36 इस यू में यूनिवर्सल में मौजूद होता? नहीं होता। तो फिर वो यूनिवर्सल किस काम का भाई, ठीक है, उसकी डेफिनेशन ही गलत हो जानी थी अगर इधर हम 36 या उससे ऑनवर्ड लिख देते नंबर। इसीलिए हम उसको नहीं लिख रहे क्योंकि ये अब लिमिट के तौर पे काम कर रहा है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है वो कहता है फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी। इस ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, पहले ए की कीमत लिखें, इंटरसेक्शन बी का साइड लिख लें। इनमें इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, एक जैसे देखने होते हैं। क्या 6 उधर है, नहीं है, 12 नहीं है, 18 वो भी नहीं है, 24 हाँ 24 पड़ा है, एक जैसे हैं तो 24 को लिख दें, 30 30 नहीं है, तो ये बस आपका जवाब आएगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का। देन वो कहता है ड्रा अ वैन डायग्राम। अच्छा, वो कहता है आप इन तीनों की डायग्राम भी बनाएं, वैन डायग्राम। सबसे पहले आपने एक यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगुलर शक्ल आपने बना लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद दो दायरे, ये फ्री हैंड से आप बना लें, दो दायरे लगा दें, एक के साथ ए लिख दें, दूसरे के साथ बी लिख दें। इधर ए बी लिखें, इधर ए लिखें, कोई इशू नहीं है। फिर एलिमेंट उसी हिसाब से लिखने होंगे जिसके होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखें कि उन दोनों के एक जैसे एलिमेंट कौन कौन से हैं जो सेम हों। तो वैसे हमने इंटरसेक्शन इधर लिया था ना, तो 24 ही वो नंबर था जो दोनों में मौजूद था। तो आपने इधर हमने इसको एक साथ बनाना है, थोड़ा ये ओवरलैप कर रहे हैं ना, इसीलिए इस जगह पर मैंने 24 को लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि 24 अब ए सेट में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, तो इसको हमने एक ही दफ़ा लिखा है। यहाँ पर लिखने का मकसद ये होता है कि 24 इसमें भी है, ए में भी और बी सेट में भी मौजूद है, इसको ऐसे देख लें, सही है। उसके बाद क्या करें, 24 के अलावा ए में जितने भी एलिमेंट थे उनको इधर लिख लें। 6 पड़ा था, लिख लें। 12 18 24 हो गया ना, इसको अब जहाँ पर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये 30 लिख लें, ये सारे आप लिख लें। बी वाले, बी में 24 तो हो गया, उसके अलावा जो पड़े हैं 8 और 16 उनको हमने इधर मेंशन कर दिया, ठीक है, ये दोनों भी हो गए। उसके बाद किसका नंबर है, यू का। यू को बाद में लिखना होता है। तो आपने क्या करना है, तरतीब से चलना है, 2 4 6, और जो ए और बी में एलिमेंट है ना, उनके अलावा जितने भी यू में पड़े हैं उनको इधर साइड में लिख लें, ठीक है, ये यू वाले में। तो 2 4 8, ठीक है, 6 इधर पड़ा था ना, तो उनको हमने नहीं लिखा। आपने तरतीब से चलना है। सबसे पहले देखना है 2, क्या 2 इन दोनों में था, नहीं था, तो आप इसको लिख लें। उसके बाद 4, 4 भी उन दोनों में ए और बी में नहीं था, उसको लिख लें। 8 को भी, 6 देख लें ना, 6 इधर, 6 इसमें मौजूद है, तो 6 इसको हमने बाहर इसमें नहीं लिखा। उसके बाद 8, वो भी इन दोनों में नहीं है। अच्छा सॉरी, 8 इधर पड़ा है, ठीक है, 8 पड़ा है तो इसको इधर नहीं लिखेंगे। उसके बाद 10 14 20, बाकी जितने भी नंबर हैं ना वो इन दोनों में नहीं हैं, तो उनको मेंशन करना होगा। इस तरह आपकी जो है वैन डायग्राम तैयार हो गई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है लेट, वो कहता है यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स की वो रेंज बताता है कि 0 से बड़ा है और 150 से कम है और उसके बराबर भी है। फिर जी की वैल्यू भी बता देता है कि एक्स किसके है, इक्वल 2 की पावर एम, ठीक है, 2 की पावर एम है फॉर इंटीजर एम, कोई है हमारे पास इंटीजर है एम। एंड फिर एम की वो वैल्यू बता देता है कि कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर वो 12 तक है, ठीक है। पहले हम इधर हम इसके जब सॉल्व करेंगे ना, तो 2 की पावर एम पहले 0 लिखेंगे, उसका जो जवाब है लिख लेंगे, फिर एम की 1 2 3 इस तरह लिखेंगे। एच है एक्स साइज दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर, वो कहता है कि एक्स हमारे पास एक स्क्वायर है। तो पहली जुज में वो बोलता है लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फार्म। अगेन पहले की तरह वो जी और एच को कहता है कि आप इसका क्या बनाएं, इसको टेबुलर फार्म में लेकर जाएं। सबसे पहले हम यू के लेकर जाते हैं, फिर वो क्योंकि यू को इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास लिमिट बन जाती है ना, उसी को देखना होता है कि इसको हमने क्रॉस नहीं करना। तो यू में क्या उसने कहा था कि इंटीजर आए कहाँ से लेकर, ये 0 से नहीं लेना, कहाँ से लेना है 1 से, क्योंकि वो कहता है ना एक्स जो है 0 से बड़ा है, या इसको ऐसे देख सकते हैं कि 0 जो है एक्स से छोटा है। तो हमने यू किसी लिए 1 से स्टार्ट किया, 0 से बड़ा जो नंबर है 1 1 2 3 कहाँ तक 150 तक, ये सारे इंटीजर्स हो गए। उसके बाद हम जी को लिखना था ना,
तो मैंने पहले एच को लिख लिया, अब जी को देख लेते हैं। 2 की पावर m था और m की कीमत कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से लेकर 12 तक। तो हम पहले 2 की पावर m मतलब 2 की पावर में 0 लिखेंगे, उसके जवाब आ जाता है 1, तो 1 इधर लिख लें। अगेन क्या करेंगे, 2 की पावर 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 1 2 की इक्वल होती है। फिर क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे, वो 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, ठीक है। इस तरह मैं इधर 1 मिनट लिख देता हूँ, पहले लिखेंगे ना। दो असल में क्या था, हमारे पास 2 की पावर m थी, तो m की वैल्यू थी 0 से लेकर 12 तक। हमने पहले 0 पुट किए, वो 1 की इक्वल आ गया। फिर क्या करेंगे, 2 की पावर 1 2 की इक्वल, 2 की पावर 2, इस तरह 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, ठीक है। इस तरह इसको लेकर जाएंगे। 2 की पावर 6, फिर लिखेंगे 2 की पावर 7, वो 128 की इक्वल होता है। अब यहाँ पर आगे आके आपने रुक जाना है, स्टॉप कर लेना है। क्यों भला, क्योंकि 2 की पावर अगर 8 करेंगे तो वो 256 हो जाएगा, और 256 जो है, अब आप यू में देख लें 150 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 150 से ज़्यादा हो जाता है 2 की पावर 8 256। तो ये तो फिर यूनिवर्सल सेट को क्रॉस कर रहा है ना, उसकी लिमिट को ही क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए इसको आप छोड़ दें, ये आप नहीं लिखेंगे। बस इसको 128 तक ही रहने, 2 की पावर 7 तक ही रहना है, ठीक है, क्योंकि लिमिट लग गई है ना। उसके बाद एच क्या था, एक्स हमारे पास था ये स्क्वायर, एच में जितने भी नंबर थे वो स्क्वायर थे। तो हम लिख सकते हैं ना, 1 को 1 की पावर 2, ठीक है। 1 को 1 की पावर 2 1 ही आता है। फिर 2 को क्या लिखेंगे, मैं साथ में मेंशन कर देता हूँ, 1 की पावर 2, 2 को लिखेंगे पावर 2, तो किस चीज़ की वाला, ये 4 के आएगा। फिर 3 की पावर 2 9, इसी तरह ये 4 5 6 उनकी पावर सभी की आती जाएगी ना 2, तो उसका जवाब हमारे पास आता जाएगा। लेकिन हमने इसको भी 144 तक ही रखा है, क्योंकि वो इससे आगे वाला कौन सा होता है, ये तो 12 होता है ना, 12 की पावर 2 144 होता है। फिर होता है 13, 13 की पावर 2 होता है, मैं लिख देता हूँ 13 की पावर 2 169 की इक्वल होता है। लेकिन ये 150 को क्रॉस कर रहा है, तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। इसमें सेकंड पार्ट देख लें। वो कहता है जी और एच का यूनियन लें, जी और एच का यूनियन लें। तो हमने पहले जी का सेट लिख लिया, फिर यूनियन और एच का सेट लिख लिया। इसमें आपने तरतीब से बस लिख लेने हैं तमाम के तमाम नंबर, ठीक है। पहले स्टार्ट लेंगे 1 से, कि 1 लिख लिया, उसके बाद तरतीब से 2 3 तो नहीं है ना, फिर 4 पड़ा है, 5 भी नहीं है, 6 भी दोनों में नहीं है, 7 भी दोनों में नहीं है, फिर 8 इधर पड़ा है, इसको लिख लिया, 9 इधर लिख लिया। इसके बाद 9 के बाद 10 12 11 12 13 14 15 नहीं है, 16 है, तो इसको लिख दिया। इस तरह अप टू 1 कहाँ तक, 128 144 तक इसको आप लिख लें। बस तरतीब से आपने चलना है, दोनों वाले सेट को जितने भी एलिमेंट थे ना दोनों में उनको लिख लें। देन हमारे पास था जी इंटरसेक्शन एच। तो अब मैंने दोबारा जी और एच के सेट की वैल्यू लिखने की बजाय मैंने डायरेक्ट उसका जवाब लिख दिया है। जी हमारे पास ये वाला सेट था और ये हमारे पास एच है, इनमें कॉमन देखें क्या क्या है। इनमें बस 3 ही चीज़ें कॉमन आ रही थी, ये 4, ठीक है, ये 16 दोनों में पड़ा था, और ये 64 था ना, इधर भी 64 है। इन तीनों का आप इधर लिख लें, इस तरह आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। कंसिडर द सेट पी है हमारे पास प्राइम नंबर, एक्स है दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, एंड फिर एक्स की वैल्यू बता देता है कि 0 से बड़ी है और बी से कम भी है और उससे बराबर भी हैं। क्यों हमारे पास है एक नंबर सेट है, सॉरी, एक्स आई दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210। वो कहता है 210 के जो हैं डिवाइज़र हैं, मतलब उसको डिवाइड कर सकते हैं, और उसकी भी वैल्यू हमारे पास है। 0 से बड़ी है एक्स की कीमत और 20 के इक्वल और उससे छोटी है। तो मैंने इसको पहले कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, टेबुलर फार्म में, फिर तभी हमारे पास इजी होता है ना उनको सॉल्व करना। तो पी का हमने क्या लिखना था, वो प्राइम नंबर थे, कहाँ तक थे, 20 तक या 20 से कम नंबर। प्राइम कौन से होते हैं, जो जिनके जो 2 फैक्टर बन सकते हैं, या जिन पर जस्ट 2 टेबल जाते हैं। कौन कौन से टेबल, एक तो 1 वाला और दूसरा वो खुद अपने ऊपर, ठीक है। तो प्राइम में पहला हमारे पास होता है 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 17 या 19, ये सारे सारे प्राइम नंबर हैं। 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 प्राइम नंबर नहीं होता। 20 और उससे कम रहना था ना, तो हमने 20 से कम ही लिखे हैं। और इसको क्यों, इसमें भी लिमिट थी ना कि आपने इसको 20 या 20 के से लेस रखना था। इसमें क्या आता है कि 210 के सारे सारे डिवाइज़र हो जिसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 20 पे पर टेबल जाता है, 2 वाला भी जाता है, 3 वाला भी जाता है, 5 वाला भी जाता है, 6 वाला भी जाता है, 7 10 14 15, इस तरह ये सारे सारे आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पर भी।
ऐसे नंबर आपने लिखने होते हैं जिनके हम अगर उसको डिवाइड कराएं ना, मिसाल के तौर पर 210/14 करें तो उसका अगर इशारिये में आ जाता ना जवाब, फिर हम 14 को नहीं कहेंगे कि ये उसके टेबल उसमें की टेबल में आता है या वो ये उस पर जाता है। ठीक है, आपने ऐसे नंबर लेने होंगे जिनका पूरा पूरा जवाब है इशारे के बगैर। ठीक है, इसको 15 पे डिवाइड करें ना तो इशारे के बगैर आ जाएगा जवाब, मतलब कि ये मुकम्मल तौर पर जाता है। अच्छा जी, फर्स्ट हमारे पास है पार्ट, वो कहता है इन दोनों पी और क्यू का इंटरसेक्शन ले लें। तो पहले हमने पी की वैल्यू लिख ली है, इसके साइड की इंटरसेक्शन क्यू की लिख ली है। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, एक जैसे लिखने होते हैं। अब कहीं से स्टार्ट कर लें कि कौन कौन से, 2 उधर पड़ा है, ठीक है लिख लें, 3 नहीं है, 1 उधर नहीं है तो उसको नहीं लिखा, 5 इधर पड़ा है, ठीक है लिख लें, 3 अच्छा इधर सॉरी 3 पड़ा था दोनों में तो उसको भी लिखना है। उसके बाद जस्ट हमारे पास ये 7, हाँ 7 दोनों में पड़ा है लिख लें, 11 नहीं है, 13 भी वो भी नहीं है, 17 वो भी नहीं है, 19 वो भी नहीं है, तो बस हमारे पास इंटरसेक्शन की ये कीमत आ गई। आगे है सेकंड पार्ट, वो कहते हैं इन दोनों का यूनियन लें। यूनियन में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो पी है ना उसके साइड लिख लें, फिर यूनियन और क्यू के साइड लिख लें। तरतीब से आपने लिख लेने हैं तमाम के तमाम नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह, 4 नहीं लिखना, वो नहीं है इन दोनों में। ठीक है, दोनों में जो भी नंबर्स हैं उनको बस आपने तरतीब से लिख लेना है, आपका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। वो कहते हैं हमारे पास जो पेयर हैं सेट के, उनके ऊपर कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की वेरीफाई करनी है, साबित करनी है कि वो क्या होल्ड करती हैं। ठीक है, वो कहता है वो आप साबित करें कि वो होल्ड करती हैं। ए और बी दो सेट है हमारे पास। सबसे पहले अच्छा मैंने इसको ना पहली चीज़ है तो इसको ए और बी का नाम दे दिया। हमारे पास कम्यूटेटिव के दो होते हैं ना, एक यूनियन का होता है और दूसरा इंटरसेक्शन का, मैंने उनको ए और बी का नाम दे दिया है। ठीक है, ये छोटा ए बी सी की बात कर रहा हूँ, पार्ट में इसको कन्वर्ट कर दिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, इसी इक्वल था ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो हम इसके लेफ्ट साइड ले लेते हैं पहले ए यूनियन बी। पहले ए का साइड लिखें, यूनियन बी का साइड। यूनियन में तमाम लिखने होते हैं तो 1 भी लिख लें, 2 3 4 5, ये 4 तो हो गया ना। उसके बाद ये 6 पड़ा है, वो लिख लें, 8 और 10, इस तरह आपका यूनियन वाला इसका लेफ्ट साइड का जवाब आ गया। फिर राइट साइड को ले लें, पहले बी को लिखें देन ए को। अगेन काम वही है, यूनियन में तमाम लिखने हैं, तरतीब से लिखने हैं तो सेम जवाब आएगा। तो ठीक है, इसको देख लें इसको देख लें, सेम जवाब है। ठीक है, कोई इसमें मतलब कि चीज़ डिफरेंट नहीं है। तो इसके एंड पे फिर आप लिख दें हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, या ऐसे भी लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड, आपकी मर्ज़ी है। या ये लिख दें ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए, एज यू विश। आगे है इसका बी पार्ट, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जस्ट मैंने उसकी अलामत बना दी, इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लॉ, प्रॉपर्टी भी बोलते हैं लॉ भी बोलते हैं। इसमें हमने दोनों साइड पर इंटरसेक्शन लेना है, पहले ए और बी का, फिर बी और ए का, जगह चेंज कर लेनी है। इसको मैंने एक ही साथ इधर ही चलाया है। ठीक है, पेज भी बच जाएगा, सो इजीली समझ भी आ जाएगा। ए पढ़ा था ए के साइड लिख लें, इंटरसेक्शन बी के ये साइड लिख लें। ठीक है, बराबर है, पहले बी पढ़ा है तो बी को लिख लें, दरम्यान में इंटरसेक्शन, फिर ए को लिख लें। इनको आप लिख लें, इंटरसेक्शन है ना तो सेम चीज़ देखनी होती है, क्या 1 उधर पड़ा है, नहीं, 2 नहीं पड़ा, 3 नहीं पड़ा, उनको नहीं लिखेंगे। 4 हाँ पड़ा है, ये सेम है दोनों में तो उसको लिख लें। 5 नहीं है, उसको ना लिखें। सेम इसी तरह इधर 4 उधर देख लें, नहीं है, सॉरी 4 पड़ा है, 4 और दोनों है ना सेम है तो पड़ा है। 6 नहीं है, 8 10 उधर नहीं है तो सिर्फ आप 4 लिखेंगे। दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड के जवाब सेम है ना, तो लिख दें हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट है, एक तो हमारे पास है ये सेकंड चूज़ है। ठीक है, नेचुरल का सेट है और दूसरा है हमारे पास इंटीजर का। तो नेचुरल तो होते हैं 1 2 3 अप टू 1, और जेड क्या होता है, इंटीजर जिसमें जमा मनफी और ज़ीरो भी होता है। तो हमने लिख दिया 0 कामा जमा मनफी 1 जमा मनफी 2, इस तरह अप टू 1। अगेन मैंने ए और बी की शक्ल में इसको सॉल्व करना था ताकि ईज़िली आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, हमारे पास तो होगा इस तरह का ना, एन यूनियन जेड बराबर है जेड यूनियन एन, इनकी जगह जस्ट चेंज करनी होती है जैसे हमने ये वाला किया था। तो मैंने अगेन एन की कीमत लिख ली, फिर जेड की कीमत, उनके दरमियान यूनियन बराबर है जेड की कीमत फिर एन की दरमियान में यूनियन। यूनियन में क्या होता है, सभी लिखने होते हैं। तो ये देख लें ये जो हमारे पास नंबर है 1 2 3 इधर पड़े हैं ना, 1 2 3 ये जमा वाले हैं, इनके साथ साइन नहीं लगो, लेकिन मतलब हैं तो जमा के, इधर पड़े हैं ना वो तमाम के तमाम। तो हमारे पास यूनियन में सभी नंबर लिखने होते हैं, तो इनको यही जवाब आएगा ना, 0 +-1 +-2 इस तरह अप टू 1। सेम इसी तरह इधर देख लें, अगेन वही काम है, 1 2 3 ये सारे इधर पड़े हैं, इस तरह लिख सकते हैं।
अब इससे नेक्स्ट स्टेप आप एक ऐसे भी कर सकते थे कि ये किस चीज़ की इक्वल होता है, ये सारा सेट जेड है ना इंटीजर, तो आप इसको लिख सकते थे, इधर मैं लिख देता हूँ जेड, जेड का सेट था ना बराबर है, और ये भी जेड इंटीजर का सेट था तो उसको भी जेड लिख लें। तो देख लें दोनों का सेम जवाब आया, हैंड्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। बीच का देख लें, बस काम वही है, जस्ट इंटरसेक्शन लेना है दोनों साइड पे। फिर अगेन उनकी कीमतें लिखनी है, दरम्यान में इंटरसेक्शन, इधर भी वैसी तरह, ठीक है, जगह उनकी इंटरचेंज कर लेनी है बस। इंटरसेक्शन में क्या होता है, एक जैसे कैसे, वन जमा वाला इधर है तो उधर भी जमा वाला वन पड़ा है लिख लें, टू हाँ वो भी पड़ा है लिख लें, ठीक है, मतलब जमा वाले 1 2 3 अप टू 7 जितने भी होंगे इसमें वो लिख लेंगे। सेम इसी तरह यहाँ भी जितने भी जमा वाले हैं 1 2 3 नेचुरल वाले इधर आ जाएंगे, ये नेचुरल की इक्वल होता है ना, ये भी नेचुरल की इक्वल होता है, तो हमने उसी तरह यहाँ पर जैसे जेड को जेड के बराबर लिखा है इधर भी लिख दिया है, दोनों साइड बराबर हैं, लिख दें नीचे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अच्छा जी, इसका थर्ड पार्ट है, ए सेट है हमारे पास, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड, वो कहता है रियल नंबर से बिलोंग तो करते हैं सारे एलिमेंट, लेकिन आगे शर्त वो लिखता है कि जो एक्स की कीमतें हैं ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हैं, मतलब ज़ीरो और उससे आगे वाले जितने भी नंबर हैं ना ज़ीरो से बड़े, वो तमाम के तमाम रियल नंबर। तो इसको आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो और उससे आगे वाले जितने भी नंबर हैं ना ज़ीरो से बड़े, वो तमाम के तमाम कौन से रियल नंबर, ठीक, उनका सेट। और बी सेट हमारे पास वो है रियल का, इसमें तमाम ज़ीरो से कम वाले भी, मतलब मनफी वाले भी, ज़ीरो से छोटे भी और ज़ीरो से बड़े भी इसमें तमाम होंगे, लेकिन ऊपर वाले में क्या था, जस्ट हमारे पास ज़ीरो और उससे बड़े थे। अच्छा जी, ए पार्ट है, हमने इसको पार्ट में फिर अगेन वही कर दिया, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है ना, तो ए की कीमत लिख दी है दरम्यान यूनियन और बी की कीमत आर लिख दी है, सेम इसी तरह इधर भी बी आर था ना और ए की कीमत लिख दी है। इसको मैंने इस तरह सिंप्लीफाई कर दिया ताकि इजीली सॉल्व हो सके। यूनियन में तो सभी लिखने होते हैं, जो इधर एलिमेंट हों और जो इधर एलिमेंट हों तमाम के तमाम लिखने होते हैं ना, तो ये भी तो रियल हैं और ये भी रियल हैं, ये बस इसमें फ़र्क क्या था कि ज़ीरो और उससे बड़े वाले थे, तो इसमें ये तमाम के तमाम इधर पड़े हैं ना, तो यूनियन हमारे पास जो सबका इकट्ठा होना है ना, इकट्ठा लिखना होता है, तो इसको डायरेक्ट आप आर लिख सकते हैं, और सेम इसी तरह इनको भी आर लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अब ये समझ आ गई होगी कि क्योंकि ये इसके जो एलिमेंट जितने भी हैं वो तमाम इसमें पड़े हैं ना, तो हम लिख सकते हैं आर इधर यूनियन को, जिसका जो जवाब आएगा। सेम उसी तरह आप इंटरसेक्शन वाला केस देख लें, ए की जगह एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और बी की जगह आर, सेम फिर बी की जगह आर, इसकी कीमत लिख ली। इंटरसेक्शन में क्या होता है, एक जैसी चीज़ें, अब एक जैसी चीज़ें कैसे होंगी, इस आर में जो रियल जो नंबर है, इसमें रियल सेट जो है, इसमें तो एक्स जो हमारे पास ज़ीरो और उससे बड़े नंबर हैं वो भी शामिल हैं, ज़ीरो से कम वाले भी हैं, लेकिन इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन में हमने तो सेम लेने हैं। सेम नंबर कैसे आएंगे, मतलब जो इधर है ना ज़ीरो और उससे बड़े नंबर, तो इसमें भी तो मौजूद हैं, सेम तो वही होंगे ना जस्ट, तो हमने वही लिखना है कि एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों में मौजूद होंगे, लेस देन वाले नहीं लेने, ज़ीरो से कम वाले, क्योंकि वो इधर जो नहीं हैं, ठीक है। सेम इसी तरह इसमें भी ये सेम इसी तरह जितने भी नंबर होंगे ना ज़ीरो और उससे बड़े वाले, आपने जस्ट वही लेने हैं, बाकी ज़ीरो से कम वाले छोड़ देने हैं। तो ये किस साइड की इक्वल था, एक इक्वल था ना, ऊपर हमने लिखा था, ठीक है, इसको एक लेट किया था, तो हमने वही लिख दिया, ए बराबर है ए, एंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है लेट हमारे पास एक यू है, यूनिवर्सल सेट, ए और बी इनकी कीमतें लिखी हुई हैं, वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ फॉर दी सेट, ड्रॉ वेन डायग्राम, वो कहता है डी मॉर्गन लॉ को भी साबित करें और इनके वेन डायग्राम भी बनाएं। हमारे पास डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, पीछे भी हमने लिखा था, ए यूनि बी होल का कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, इधर यूनियन तो इधर इंटरसेक्शन लगा दें, और बी का कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह इसका दूसरा भी होता है पार्ट कि ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन लगा दें बी का कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को साबित भी हम करेंगे, उनके डायग्राम भी, वेन डायग्राम भी बनाएंगे, सही है। पहले ए पार्ट को कर लेते हैं, मैंने इसको नाम दे दिया ए पार्ट का। अच्छा जी, ए यूनियन बी इंटू होल का हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने सबसे पहले उठा ली, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था ना कि कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो भी चीज़ हो उसको यू से माइनस कराते हैं, तो लिख लेंगे यू माइनस ए यूनियन बी, साथ में ब्रैकेट। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ए और बी का यूनियन निकाल लिया है, ठीक है, इसको अभी नहीं लिखा,
यू को ऐसे रहने दें खैर है, क्योंकि इधर यू को भी लिखे ना तो वो बहुत बड़ा सेट था, ये इधर काफ़ी जगह वो ले लेगा, तो इसलिए हमने पहले इनकी कीमतें लिखी हैं, इनको सॉल्व किया है। यूनियन में सभी सभी लिखने होते हैं ना तरतीब से, ए बी सी डी, उसके बाद डी के बाद क्या होता है ई, तो ई लिख लिया, फिर एफ़, फिर जी, एच, देन आई नहीं है ना तो नहीं लिखेंगे, जे इधर पड़ा है तो जे को लिख लें। उसके बाद मैंने यू का सेट लिखा है, दरम्यान में माइनस, ठीक है, और उसके बाद ये वाली कीमत छोटी ब्रैकेट ख़त्म कर दी मैंने। माइनस में क्या होता है, इसमें हमने लिखना होता है ना कि जो सेट इसमें पड़े हैं और इधर भी अगर वही सेम होंगे पड़े होंगे तो उनको आपस में कैंसिल करा देना है, और ऐसे सेट लिखेंगे जो यहाँ पर तो हों लेकिन इधर इस सेट में ना हों, ठीक है। वो चेक कर लेते हैं कौन कौन से होंगे। ए को देख लें उधर पड़ा है, ये नहीं लिखेंगे, इसको बेशक आप क्रॉस इधर लाइन लगा दें, ठीक है, ये कैंसिल हो गए। इस तरह वो माइनस होते हैं ना, ए माइनस ए ख़त्म हो जाते हैं, इस तरह ये भी समझ लें कि ख़त्म हो गया। बी उधर पड़ा है नहीं लिखेंगे, सी पड़ा है नहीं लिखना है, डी वो भी पड़ा है, ई एफ जी एच तमाम के तमाम उधर पड़े हैं। आई जो है ना, आई उधर नहीं है, ठीक है, तो आई को लिख लेंगे। जे उधर पड़ा है उसको भी नहीं लिखेंगे। इस तरह हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड हो गई। अच्छा जी, इसी के साथ साथ वेन डायग्राम भी बनाते चलते हैं, या ऐसा करते हैं वेन डायग्राम बाद में समझ लेंगे, पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, राइट हैंड साइड थी एक इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन लेने से पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बी की भी इसी तरह फाइंड कर लेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस ए, यू से माइनस कराना है तो पहले यू का साइड लिखें फिर ए का साइड लिख लें। देन अगेन चेक करेंगे क्या ए उधर पड़ा है, हाँ पड़ा है नहीं लिखें, बी वो भी पड़ा है, सी भी पड़ा है, डी भी पड़ा है, उसको ना लिखें। ई एफ उधर नहीं है तो उनको लिख लें, जी एच पड़े हैं ना तो उसको ना लिखें, आई जे उधर नहीं है तो उनको लिख लें, ठीक है। इस तरह आपका ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी का कॉम्प्लीमेंट चेक कर लें, वो आएगा यू माइनस बी, सेम इसी तरह चेक करते जाएं और इसका ये जवाब आ जाएगा। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन दोनों का लेना था ना, कीमती तो आ गई, एक इंटरसेक्शन और बी का, इनकी दोनों की वैल्यू आ गई, अब इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ए प्राइम सॉरी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले ए के कॉम्प्लीमेंट की कीमत लिख दी हैं ये वाली, ठीक है, फिर बी का जो जवाब आया था वो इधर लिख दिया, दोनों को इंटरसेक्शन लेना है। एक जैसी कीमती कौन सी है इनमें, ई उधर नहीं है, एफ भी नहीं है, आई हाँ आई पड़ा है तो उसको लिख लें, जे भी नहीं है तो उसको ना लिखें। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 को दिया नाम, पीछे क्वेश्चन 1 थी ना जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी, और ये राइट हैंड साइड देख लें दोनों का सेम जवाब आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 थी ना, इधर आई था, उसको भी जवाब देख लें, हमारे पास जो इक्वेशन 2 है इसको भी आई है, तो लिखेंगे फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का सेम जवाब आया है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अच्छा जी, आप देख लेते हैं इसके हम डायग्राम्स को। अच्छा जी, हमारे पास था ना, पहले हमने सबसे पहले फाइंड किया था ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए और बी में जितने भी एलिमेंट हैं सबको लिखना होता है। तो आपने याद करना है या ऐसे समझना है कि दोनों के हम एलिमेंट लिखते हैं ना, तो इसका मतलब है शेड भी दोनों के सर्कल करेंगे, ठीक है। इसको तो हम यूनिवर्सल बोलते हैं जो रेक्टेंगल शक्ल में होता है डायग्राम, और ये जो छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे ये हो गए हमारे पास ए और बी के सेट। यूनियन था इसको मैंने लिख दिया ए यूनियन बी, यूनियन में इकट्ठे लिखने होते हैं तो दोनों के ऊपर आपको इस दोनों को शेड कर लेना है, इन दोनों में से बाहर नहीं जानी चाहिए लाइन, ठीक है, यू के सेट में नहीं जानी चाहिए, बस इन दोनों का आपने इसको शेड कर लेना है। देन हमारे पास हमने क्या फाइंड किया था, पहले ए यूनिट बी फाइंड किया था, उसके बाद हमने ए यूनिट बी उसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, तो उसको मैंने इधर शो कराया है। ये हर स्टेप का आपने अलग अलग करना होगा, वेन डायग्राम बनानी होगी। अच्छा जी, इसको आप कैसे देखेंगे, इसको किस तरह लिखना है, तो आप यहाँ पर आ जाएं, इसको देखें ए यूनियन बी, आपने इसको देखना है कि इसको कैसे हल किया था, हमने सॉल्व कैसे किया था। इस ए यूनियन बी को हमने यू में से माइनस किया था ना, देख लें यू माइनस ए यूनियन बी है, मतलब यू में से इसको निकाल रहे हैं। ए यूनियन बी का क्या जवाब आया था, ये वाला था ना, ए और बी दोनों को शेड किया था। अब इसको यू में से क्या करना है, निकालना है। तो हमारे पास यूनिवर्सल तो ये सारा है, मैंने ये लाइन लगाई है वर्टिकल, तो इनमें से हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का जो जवाब आया है, मतलब इनका जो हिस्सा हमने शेड किया था उसको माइनस कर लेना है यू में से, इसमें से। तो देखिए यहाँ से मैंने उनको गायब कर दिया, इनको शेड ही नहीं किया। तो आप इस तरह समझें कि यू में से माइनस करा रहे हैं ना ए यूनियन बी को, तो इसमें से आप माइनस कैसे कराएंगे कि ये वाला जो शेड वाला हिस्सा था इसको निकाल लिया होगा हमने,
तो इसको शेड ही नहीं करना, बस यू वाले को आपने शेड कर लेना है। इस तरह ये प्राइम वाला आपका सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है ए प्राइम वाला, देख लें। ए प्राइम किसकी इक्वल होता है? यू माइनस ए, मतलब ए को माइनस करा रहे हैं यू से। सेम इसी तरह मैंने रेक्टेंगल वाला बनाया यू यूनिवर्सल सेट के लिए, ए और बी बनाया छोटी सर्कल ए और बी सेट के लिए। ए को निकाल रहे हैं ना, तो ए वाला जो सेट है उसको हम शेड नहीं करेंगे, क्योंकि इस सारे में से उसको माइनस करा रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इसको हमने यहाँ से उठाकर कहीं फेंक दिया है बाहर। ठीक है, इसको शेड नहीं की, बी को कर लेंगे खैर उसकी, बाकी सब सारे सभी शेड करेंगे। और इनका जो कॉमन हिस्सा था ना, इसको भी नहीं करना शेड, क्योंकि ये ए में भी तो आ रहा है ना, तो ए को तो हमने हिस्सा भी नहीं देना, उसको तो बाहर निकाल कर फेंक दिया हमने, यू में से माइनस कर लिया, तो उसको आप शेड नहीं करेंगे। सेम इसी तरह बी का देख लें। बी का कॉम्प्लीमेंट वो किसकी इक्वल होता है? फार्मूले की तरफ आ जाएंगे ना, तो फिर समझना आसान और ड्रा करना आसान हो जाता है। यू माइनस बी, यू में से निकाल रहे हैं, तो ये सारा यू था ना, तो यू में से बी को निकाल लें। ठीक है, बी को कुछ नहीं देना, इसको बाहर उठाकर फेंक दें, बस इसका सर्कल पड़ा रहे, इसको शेड नहीं करना। इसको मतलब हमने कुछ नहीं दिया, क्योंकि इसको हमने निकाल जो दिया है। ठीक है, इसको विरासत हिस्सा समझ ले ख़त्म हो गया, इसको कुछ नहीं देना। देन हमारे पास क्या था, उन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया था ना, तो इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, उन दोनों की एक देखना होता है कि उन दोनों में क्या चीज़ सेम है, उन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। अब ए का प्राइम बी का प्राइम, इन्हीं दोनों का हमने लेना है ना इंटरसेक्शन। इस शक्ल को देखें और इसकी तस्वीर को देखें, ए और बी प्राइम को, इनमें क्या चीज़ कॉमन आपको नज़र आ रही है जो दोनों में एक जैसी हो? ठीक है, दोनों में एक जैसी हो। अच्छा जी, एक तो हमारे पास हैं ये दोनों सर्कल, क्या ए इधर जो है वो रीजन वो हमारे पास फील्ड है? नहीं है, इधर इधर फील्ड है। तो क्या ए और ये वाला ए एक जैसे होंगे? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हमने शेड नहीं किया और इसको शेड कर रखा है, तो एक जैसे तो नहीं होंगे ना। सेम इसी तरह आप इसको देख लें, बी वाले सेट को, क्या बी को हमने इधर शेड किया है? हाँ किया है। इधर नहीं किया, क्या एक जैसे होंगे? फिर नहीं होंगे। ठीक है, ये ए और बी दोनों एक जैसे नहीं हैं। देन ये वाला बाकी हिस्सा देख लें जो यूनिवर्सल सेट का था, उसको हमने शेड किया था, बस यही हमारे पास कॉमन है ना, एक जैसा है। तो हमारे पास उन दोनों के जवाब में भी जो हम तस्वीर बनाएंगे उसमें भी जस्ट यू वाला हिस्से को हम शेड करेंगे, ए और बी को छोड़ देंगे खाली, इनको कुछ नहीं देना, क्योंकि ये एक जैसे नहीं थे। बस कौन सा था एक जैसा जो हमारे पास शेडेड था, वो यू वाला हिस्सा था। ठीक है, ए और इधर ए दोनों एक जैसे नहीं है, बी और बी एक जैसे नहीं है, तो इनको नहीं शेड करना। बस ये वाला शेड जो है ना, जो एक जैसे हैं उनको आपने शेड कर लेना है। आज इसका पार्ट 6 मैंने आगे किया है, उसको हम देख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएंगे। इसका बी पार्ट जो इंटरसेक्शन वाला था, उसको मैंने लिख लिया है डी मॉर्गन लॉ वाले को। पहले क्या करेंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठा लिया ना इसकी, तो ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे पहले, इधर मैंने अलग कर दिया है ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए का सेल लिखिए, फिर बी का इंटरसेक्शन एक जैसे देखने होते हैं ना, ये सी और डी, बस ये दो एक जैसे थे। अब इनके डायग्राम भी साथ साथ मैं समझाता चलूँगा ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ए और बी का कॉमन हिस्सा, दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी, इसको मैंने डायग्राम बना दिया, ए और बी सेट का भी लिख दिया है। तो ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट जो होता है, जो एक साथ होता है, ये असल में होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, जो ये वाला मैंने शेड कर रखा है, ये किस चीज़ को शो कराता है, जो उन दोनों में कॉमन चीज़ होती है। जैसे एक हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 किया था, उसमें भी हमने ऐसे ही किया था ना, वो आई थिंक 24 था हमारे पास नंबर, वो दोनों में दोनों सेट में था, तो उसी को इधर हमने लिखा था। सेम इसी तरह आप शेड किस चीज़ को करना है ए इंटरसेक्शन बी में, जो उनमें कॉमन चीज़ होगी, जो ओवरलैप कर रही होती है, यही बस पार्ट है जो ओवरलैप हो रहा है, तो आपने इसको शेड कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी, उसका प्राइम हमने फाइंड करना है ना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, तो ये सारी चीज़ को यू में से माइनस कराना है। ठीक है, तो यू सेट यूनिवर्सल को लिख लिया, दरम्यान में माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी का क्या जवाब आया था, सी कॉमन डी, इसको लिख लें। माइनस में क्या करना होता है कि इसमें नंबर देखने हैं जो इधर नहीं पड़े, जस्ट उन्हीं को लिखेंगे, इस वाले को नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे। ए उधर नहीं है लिख लें, बी नहीं है लिख लें, सी और डी उधर पड़े हैं तो उनको ना लिखें। बाकी ई एफ जी एच आई जे उधर नहीं है तो लिख लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का दे दें नाम, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब इसी की तस्वीर भी साथ साथ समझते चले जाएंगे। वो कहता है ना ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, वो कहता है कि आपने जो चीज़ क्या माइनस करानी है, ए इंटरसेक्शन बी का जो जवाब आया था ना, तस्वीर की तरफ देखेंगे, इस फार्मूले के पहले देखें, यू में से इसको माइनस करा रहे हैं, तो यू हमारे पास इस वर्टिकल लाइन को मैंने शेड कर दिया कि यहाँ हमारे पास आर यू था ना,
इसमें से माइनस किस चीज़ को कराना है, जो ए इंटरसेक्शन बी का जवाब था, ये दरमियान वाला हिस्सा था ना, इसको शेड किया था। अब इसी हिस्से को हमने ये सारे में से माइनस कर लेना है, इसमें से गायब कर देना है, ठीक है, उसको हिस्सा नहीं देना। तो ये दरमियान वाली चीज़ जो है ना, इसको मैंने शेड नहीं किया, ये खाली पड़ा है, इसको आपने शेड नहीं करना, क्योंकि इसी पार्ट को तो हमने यू में से माइनस करना है, मतलब उसको लिखना ही नहीं है। सही है, इस तरह ये आपका हो जाएगा हल लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं, वो कहता है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, ठीक है। तो सबसे पहले ए प्राइम हमने फाइंड करना है। ये अच्छा वही तस्वीरें हैं जो पिछले हमने पार्ट में की थी ना, ए वाले में सेम वही चीज़ें हैं, ए प्राइम वाला इसका जो जवाब आना था, और ये तस्वीर भी वही है। उसी तरह बी वाले भी, इसको आप पीछे से देख लें, सेम चीज़ें हैं, ठीक है, ये तस्वीर भी वही है। उसके बाद इन दोनों का पहले पिछले में हमने इंटरसेक्शन लिया था, आप इनका यूनियन लेंगे। तो यूनियन में क्या करना होता है, सभी को हम लिखना होते हैं, ठीक है, तरतीब से। तो इसमें देख लें, पहले ए आएगा, फिर बी, उसके बाद क्या आना है, सी और डी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ई एफ लिख लें, फिर है जी एच आई जे, इस तरह लिखेंगे। इधर मैंने लिखा था उसमें ई एफ मैंने गलती से मिस कर दिया था, तो मैंने दोबारा इसको लिख लिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, क्या एक जैसे जवाब है, हाँ एक जैसे हैं, तो लिख दें फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अब तस्वीर की तरफ आ जाते हैं। अब इन ए प्राइम और बी प्राइम के यूनियन लेना है ना, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, इन दोनों तस्वीरों को देखना है, पिछली को नहीं देखना, इन दोनों को देखना है। यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हम देखना होता है कि सभी चीज़ों को लिखना होता है ना, दोनों चीज़ों को या तमाम चीज़ों को। तो इसमें देख लें, इस सेट में देख लें, ए का खाली हिस्सा है ना, लेकिन इधर वो उसका शेडेड है, तो इसको भी हमने शेड कर लेना है, ठीक है। बाकी सारा तो शेड करना है, क्योंकि वो इस यूनियन में हम तमाम चीज़ें लिखते हैं। तो ये वाला हिस्सा तो शेडेड है, वो तो ऑब्वियसली आएगा। फिर ए का देख लें, इधर भी शेडेड है, इधर नहीं है, लेकिन लिखेंगे, इसको शेड कर देंगे। बी वाला जिधर जो हिस्सा है, इस दरमियान वाले को नहीं देखेंगे अभी, जो बाहर वाला हिस्सा है बी का, तो इधर शेडेड तो है ना, उसको शेड कर दिया। लेकिन इस दोनों में देख लेना, इसमें कुछ नहीं शेड लिखा हुआ, इसमें भी कुछ शेडेड नहीं है, तो इनको शेड नहीं करना हमने, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें कुछ हिस्सा शेड होता और इधर भी कुछ, शायद अगर इधर ना भी होता, एक में एटलीस्ट होता, तो उसको भी हम शेड कर लेते। जैसे आप देख लेना, ए सेट इधर शेडेड था मगर इधर नहीं था, तो हम यही करते हैं ना कि अगर इधर कुछ नंबर है उधर नहीं है, फिर भी खैर है, यूनियन में तमाम को लिख लेते हुए, ठीक है, तमाम लिख लेते हैं ना। तो इधर शेड था तो इसको शेड कर दिया। बी वाले हिस्से में देख लें, उधर शेड था इधर नहीं है, चलो उधर तो है ना, तो यूनियन में तमाम लिखते हैं, उधर शेड है तो इधर बना दिया शेड उसका। लेकिन ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट देख लें, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे उसके जवाब में, क्योंकि वो है ही नहीं। सही है। अच्छा जी, आप देख लें इन तस्वीरों को ज़रा कंपेयर कर लें, ये तस्वीर और ये तस्वीर, ठीक है। वैसे तो हमने ये इस नंबरों से ये सेट की शक्ल में भी फाइंड कर लिया था ना कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, या डी मॉर्गन ला वैलिड है, सेटिस्फाइड है। तो इन डायग्राम की मदद से भी आप बता सकते हैं, क्योंकि इसका हिस्सा भी ओवरलैपिंग वाला है, गायब है, इसमें शेडेड नहीं है, और इसका भी ओवरलैपिंग वाला पार्ट शेड नहीं है। तो इन दो तस्वीरों से भी साबित होता है कि डी मॉर्गन लॉ वैलिड है। इसी तरह ए पार्ट में भी आप अगर गौर करें, ए पार्ट को हमने जो किया था, फाइनल आंसर ये निकला था ना, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, इस ए और बी दोनों देखें ना, शेड नहीं है, ना दरमियान वाला ऐसा ऊपर ओवरलैपिंग वाला, ना ही इनके ए और बी शेड थे, कुछ नहीं था ना, इनके दरमियान वाला भी नहीं था, जैसे बाहर वाले से था। और इसी तरह इसके लेफ्ट हैंड साइड की तस्वीर देख लें, इसमें भी ये भी खाली है, ये भी खाली है, ओवरलैपिंग वाला हिस्सा भी खाली है। तो ये तस्वीर और ये वाली तस्वीर सेम है ना, तो ये डायग्राम की मदद से भी डी मॉर्गन लॉ सेटिस्फाइड है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ़ यू यूनिवर्सल सेट के बना है, ए सेट के बना है, वो कहता है कि आपने ये जो मंदरजाइल हैं हमारे पास पार्ट, इनको आपने सेटिस्फाई कराना है या वेरीफाई करना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू के, यूनिवर्सल सेट की वो कहता है बराबर आना चाहिए, आप साबित करें। तो हमने सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेना है, वो किस चीज़ की इक्वल होता है, यू माइनस ए की इक्वल होता है, ठीक है। यू का सेट लिखें, माइनस ए का सेट लिखें। तो माइनस में अगेन आपने वही करना होता है कि जो एक जैसे नंबर हों उनको नहीं लिखेंगे, वन उधर पड़ा है ना लिखें, दो नहीं लिखोगे दो लिख लें, तीन, ये देख लें तमाम आठ नंबर हैं, ठीक है, ए वाले। तो आठ नंबर के अलावा बाकी जितने भी ए में पढ़े, यू में पढ़े हैं, वो इधर लिख लें। तो लाजमी बात है, आठ वाले इसमें से माइनस करा लें तो इवन ही बचेंगे, तो उनको हमने ये ए के प्राइम के इक्वल लिख लेना है। उसके बाद ए यूनियन ए प्राइम का हमने कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है ना, तो सबसे पहले ए का सेट लिख लिया, फिर यूनियन इस ए कॉम्प्लीमेंट को लिख लिया। ये आठ नंबर हैं और ये तमाम इवन नंबर हैं,
तो यूनियन में तो सभी को लिखते हैं तरतीब से, तो पहले 1 फिर 2 3 4 5 इस तरह 20 तक चला जाएगा। तो ये सेट किसकी इक्वल था, यू के, तो इधर हमने यू लिख दिया और ये वाली चीज़ वैलिड हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देख लें, वो कहता है ए इंटरसेक्शन यू बराबर है, हमने यूनिवर्सल और एक सेट का हमने इंटरसेक्शन लेना है। पहले ए की कीमत लिख लें फिर यूनिवर्सल की। इनमें कॉमन क्या चीज़ है एक जैसी, ये तो ताक आदाद हैं, इधर इवन भी पड़े हैं और ताक भी पड़े हैं, तो हमने ओबियसली कौन से उठाने हैं, जो आड नंबर हैं 1 3 5 उनको ले लें। और ये किस चीज़ की इक्वल हैं, ए सेट की इक्वल थे, तो इधर इनकी जगह हम ए लिख लेंगे, ये चीज़ साबित हो जाती है। इसका लास्ट पार्ट देख लें, वह कहता है ए इंटरसेक्शन ए प्राइम बराबर है 5, खाली सेट है, कहता है कि इक्वल आना चाहिए। तो ए जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट था उसका हमने ऊपर सॉल्व किया था ना, अब इसको डायरेक्ट हम ले लेंगे। पहले ए की कीमत लिखें फिर इंटरसेक्शन की अलामत, देन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका जो इवन नंबर थे ना उसको हमने इधर लिख लिया है। ये आड वाले हैं और ये इवन वाले हैं, क्या इनमें कोई चीज़ कॉमन है, नहीं है, तो खाली सेट आएगा ना, तो खाली सेट को हम 5 लिखते हैं। सही है, इस तरह ये आपका थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है जी बच्चों, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।